साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों कहानी बहुत पुरानी है लेकिन आज फिर मैं उसकी चर्चा करूंगा। वो कहानी है कांग्रेस और संघ के रिश्ते की। कहा जाता है कि संघ और कांग्रेस का रिश्ता कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है और आज़ादी के बाद से ही सब कोई जानते हैं। ये तथ्य है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि जनसंघ के संस्थापक रहे, वो पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल में शामिल थे, पहले मंत्रिमंडल में। उसके अलावा पुरुषोत्तम दास टंडन वो भी दक्षिणपंथी रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे 50 के दशक में। वल्लभ भाई पटेल जो पहले गृह मंत्री, उनका भी झुकाव दक्षिण पंथ की ओर था। महात्मा गांधी की शहादत से के बाद उनका रुझान थोड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल का बदला और उसके बाद इंदिरा गांधी के दौर तक संघ ने मदद भी की कांग्रेस को और कांग्रेस ने भी मदद ली। और 1971 बांग्लादेश के उदय के बाद तो दुर्गा तक अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को कहा था। लेकिन जो इमरजेंसी लगती है उसके बाद संघ का दुराव होने लगा। असंघ ने कांग्रेस के खिलाफ काम किया। संघ के कई कार्यकर्ता इमरजेंसी के दौरान जेल के अंदर ठूस दिए गए थे। और अब फिर खबर है कि संघ थोड़ा उदार हो रहा है और उसका झुकाव कांग्रेस की तरफ हो सकता है। लेकिन क्या यह सच, यह वही संघ है जिसका मुख्यालय नागपुर है? क्या आरएसएस ही है जिसने अभी फिलहाल कुछ दिनों पहले कांग्रेस के समर्थन में अपना बयान जारी किया? बड़ा आश्चर्य की बात है दोस्तों, क्योंकि ऐसे समय जब राहुल गांधी अपने न्याय यात्रा को लेकर देश भर में घूम रहे थे और लगातार वो हमला कर रहे थे भाजपा पर और साथ ही संघ पर भी हमला कर रहे थे, और साथ ही राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे, लगातार करते गए और कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी इसे शामिल किया गया कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी दी जाएगी। और कहा जाता है कि संघ जो है इसके विरोध में है, भाजपा इसके विरोध में। साथियों हम सारी कहानी बताएंगे, आपने थंबनेल देखा होगा। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है, आग्रह है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और साथ ही अगर आप हमारा साथ देना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत आर्थिक मदद आप हमारी कर सकते हैं। हमारा UPI नंबर है 8083557257। साथियों चलिए अब हम कहानी बताते हैं। ये कौन संघ है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसका मुख्यालय नागपुर में, जिसके संघ प्रमुख मोहन भागवत है। क्या उसी संघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों को जिताने की अपील की है, कांग्रेस को उम्मीदवारों को जिताने का आह्वान किया, या कोई और है ये संगठन? लेकिन बिल्कुल नाम भी आरएसएस, नाम वही, अब काम क्या कुछ और है। हम चाहते हैं कि आप इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, संघ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये क्या कहते हैं? ये जो संघ है इसने भी नागपुर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ दिनों पहले, अब खुलेआम कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में, इंडिया अलायंस प्रत्याशियों के समर्थन में अपील की कि उन्हें वोट दी जाए, जरूरत है। तो चलिए जानिए ये संघ कौन सा संघ है और इसने राहुल के समर्थन में क्यों उतरकर अपील की है। हमने हमारे आरएसएस से, हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक निर्णय लिया है कि इस लोकसभा चुनाव में जो मोदी जी दावा आज कर रहे हैं बीजेपी 400 पार, वो 400 पार को कैसा रोक सकते, इसका मंथन हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया और ये निर्णय लिया है कि इस चुनाव में बीजेपी को हराना है, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है
इसलिए 400 पार का जो सपना है बीजेपी का, वो कैसा चूर कर सकते हैं और हमारा संविधान कैसा बच सकता है। बीते 10 साल से बीजेपी यहाँ राज कर रही है और इस 10 साल में हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, आज हमारी स्थिति क्या है। मतलब ये संविधान का पूरा उल्लंघन है। संविधान में ठीक है, अगर वो जिम्मेदार भी होंगे, भ्रष्टाचार किया भी होगा, ऐसे कई मामले हैं जो 10-10, 20-20 साल से इस देश में चल रहे हैं, लेकिन उनको ना अरेस्ट किया गया। और ताज्जुब की बात है कि पूरे विपक्ष से ही लोग भ्रष्टाचारी है क्या? बीजेपी का आज तक एक भी लोक प्रतिनिधि हो, आमदार हो, खासदार हो, मंत्री हो, उसके ऊपर एक भी केस नहीं है। ऐसी स्थिति में संविधान बचाना हो तो हमें ये बीजेपी को हटाने के लिए इंडिया गठबंधन को ही वोट देना जरूरी है। यह समझाने के लिए हम मतदाताओं में जाने वाले हैं। हमने प्रेस नोट में लिखा है, ये सारी चीज़ें हैं। अब सबको एक एडवर्टाइज चलती है, सबको मालूम है, भारत के 80 करोड़ जनता को फ्री का राशन 5 किलो दे रहे हैं। फ्री का नाम है, फ्री का, गरीबों को हम राशन बांट रहे हैं। अब आप सबको मालूम होगा वो जो चावल मिलता है, वो जो गेहूं मिलता है, वो जानवरों को खाने के लिए है। पूरे शहर में आपने सुने भी होंगे घूमकर, वो राशन से जो चावल मिलता है खुलेआम 20-22 रुपए किलो से बेचा जा रहा है। और वो किसको बेचा जा रहा है? उन्होंने एक अनाज माफिया पैदा किया है। ये तो नाम है बाहर, गरीबों को 80 करोड़ गरीब जनता को हम चावल बांट रहे, फ्री में गेहूं बांट रहे, लेकिन वहां से वो गरीबों को फायदा नहीं मिल रहा। 90% जनता 20-22 किलो के भाव से बिकते हैं और वो अनाज माफिया खरीदते हैं। कौन खरीदते हैं? वो अनाज माफिया। वो अनाज माफिया उसके 40 से 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए भी बना रहे हैं। इसका मतलब ये जनता को समझ में नहीं आ रहा। आज हम ये देख रहे, इस वक्त ये पोजीशन है अभी आज की कि हर कोई जो भी भारत का नागरिक है वो हकदार है इसका कि संविधान में जो हमारे अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए। और इसीलिए हमने महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में और पूरे देश में जो इंडिया गठबंधन बना है उसको समर्थन देने के लिए हम आपके सामने आए हैं। और समर्थन बोले तो खुलेआम ये समर्थन तो है ही, लेकिन मैंने पहले कहा है कि वोटरों को हम जागरूक करने वाले हैं। आरएसएस पॉलिटिकल विंग नहीं है, ये एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। इस देश में एक ही आरएसएस है और वो हम हैं। ये हमारा खुलेआम दावा है। इसके अंदर किसी को ऑब्जेक्शन होगा तो उनको बोलो कि कागज़ ला के उनको दिखा दो। पहली चीज़, ये विषय से हटके था। इलेक्शन में क्यों हमारी मजबूरी है कि इस बार हम किसी एक ऐसे संगठन का साथ दें, ऐसे गठबंधन का साथ दें जो संविधान के स्वरूप में चलने की ताकत रखता हो। हम हर उस व्यक्ति के, उस कैंडिडेट के विरोध में काम करेंगे जो संविधान के विरोध में कहीं ना कहीं हमको नज़र आ रहा है। इंडिया गठबंधन हमारे लिए एक बड़ा स्वरूप लेकर सामने आया है। इसलिए हमको लगता है कि बीजेपी को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ हमने मिलकर काम करना चाहिए। हमारी आरएसएस आज तकरीबन 2.5 लाख प्लस कैडर के साथ में इस इंडिया में मौजूद है और हमारे कैडर्स को हमने साफ आदेश दिया हुआ है कि हर उस व्यक्ति का हम साथ देंगे जो कहीं ना कहीं उन मनुवादी विचारधारा के विरोध में काम करने की क्षमता रखता हो। हमारे लिए कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी, तृणमूल कांग्रेस, आप कोई मैटर नहीं करता। हमारे लिए वो मैटर करता है जो उनकी गलत नीतियों को रोकने की ताकत रखता हो। और इस उद्देश्य से हम किसी भी प्रकार से पॉलिटिकली हम इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। आरएसएस जो कैडर बेस है
वो ज़मीनी लेवल पे काम करेगा। हम किसी भी चुनाव प्रचार सभा का हिस्सा नहीं होंगे। हमारा समर्थन ज़रूर है, हम वोटर्स को उनके तरफ डाइवर्ट करने की बात करेंगे, लेकिन चुनावी सभाओं में हम किसी पार्टी विशेष का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, क्योंकि आज की परिस्थिति जो गुरुजी ने बताया कि जिस देश में 80 करोड़ गरीब लोग रहते हो वो देश विकसित हो गया है, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी टीवी पे आके बोल रहे हैं। ये तो मेरे लिए बहुत सोचने वाली बात है कि जिस आदमी का 80% शरीर खराब हो चुका हो और हम उसको पहलवान मानते हैं। इसी तरह से बात हो रही है कि जो देश विकास की गंगा बहा रहा है, तो 80 करोड़ लोग भूखे क्यों मर रहे हैं? क्यों उनको चावल अनाज के लेने पड़ रहे हैं? क्यों उनको शक्कर और तेल के लिए लाइन लगा के खड़े होना पड़ रहा है? यहाँ पर जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मैं क्योंकि मीडिया से हूँ, मीडिया आप लोग मेरे मीडिया के साथी हैं, मैं किसी भी प्रकार से मीडिया के विषय में गलत बोलने पे यकीन नहीं रखता। मीडिया समाज का आईना है, बस उसको सच दिखाने की आदत हो जानी चाहिए। आज टीवी और बाकी जो माध्यमों से जिस तरह से एक पक्ष को सत्ता में वापस लाने की कोशिश हो रही है, और उसका नतीजा है 400, 500, 700 की ज़रूरत उनको नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वोटरों को भ्रमित करने के लिए उन्होंने नए नए फॉर्मूले लाए हैं और वो उस पर काम कर रहे हैं। तो हमारा खुला समर्थन, जो भी संवैधानिक रूप से पार्टियां काम कर रही है उनके कैंडिडेट को हमारा समर्थन होगा। हम इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन खुला तौर पे जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके तरफ से हमको इस बात का अंदेशा है कि ये संविधान के लिए काम करने की आज भी थोड़ी बहुत क्षमता रखते हैं। पुराना क्या हुआ है इस पर फिलहाल अभी हम लोग कोई विचार मंथन करने के मूड में नहीं है। आने वाले समय में हमको क्या रणनीति के तहत में आने वाले चुनाव में बीजेपी को रोककर हमारे गठबंधन को, जो हमारे लिए संवैधानिक रूप से काम करने की क्षमता रखता हो, उसको जिताना हमारा मकसद है। संविधान को बचाने की जो बात करेगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित इस देश के अंदर शांति प्रिय तरीके से देश को चलाने का जो मंत्र है संविधान, आज बीजेपी संविधान को बदल, उन्हीं के एक खासदार ने कहा है कि 400 सीटें आने के बाद में हम संविधान को बदलने की प्लानिंग कर रहे हैं। हम नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने कहा। अब अगर उनको हमको रोकना है तो हमको कहीं ना कहीं दूसरे के साथ में खड़े होना ज़रूरी है, क्योंकि हम ताकतवर उसको बनाएंगे तभी हम इनको रोक पाएंगे। तो हम किसी गठबंधन का समर्थन करने का मतलब ये नहीं है कि हम उनकी बाकी नीतियों का समर्थन कर रहे हैं। हम सिर्फ बीजेपी की गलत नीतियों को रोकने के लिए इस मूवमेंट का साथ दे रहे हैं। बीजेपी को गलतफहमी है कि उनके कैंडिडेट के विरोध में हमारे पास में विपक्ष में कोई कैंडिडेट नहीं है। ये गलतफहमी कांग्रेस भी पहले पाल चुकी है और आप उसका हश्र देख चुके हो। तो आप ऐसा मत समझिए कि कोई ताकतवर है। जब पहली बार नितिन गडकरी जी नागपुर से चुनाव लड़े थे, मुत्तेमवार साहब बहुत अच्छी कंडीशन में थे, तब भी चुनाव हारे। आप ऐसा नहीं हो, जामवंतराव धोटे साहब का एग्जाम्पल है हमारे पास में कि उन्होंने ताकतवर पार्टी को उस वक्त जमीन पे लाके खड़े किया। तो ये अभी जो चल रहा है, अभी तक के जितने भी उनके फॉर्मूले थे, उन्होंने अपने जितने भी पत्ते थे खोल चुके हैं। अब जो भी पत्ते खुलेंगे वो हमारे आरएसएस की तरफ से खुलेंगे और उसका नतीजा आप देख लोगे। काफ़ी सारी जगह पे जो हुआ था, पिछले बार जो हुआ था, इस बार भी काफ़ी जगह पे होगा। होता यह है कि मिसकम्युनिकेशन का जो एक प्रचार प्रसार का जो हमारे बीच में दौर है, आप देखिए बीजेपी के पास में 35% ही वोट है, 65% आज भी उनके विरोध में है। लेकिन हो रहा कैसा है, अगर मैं आपका विरोधी, आपसे मेरा झगड़ा है, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो आप भी चुनाव में खड़े हो जाते हैं, हम वोट डिवाइड कर देते हैं। हमारी कोशिश है कि इस तरह की कोई भी अगर हमारी नज़र में एक्टिविटीज़ आती है, आरएसएस की भूमिका यही होगी कि हम कैसे उनके कैंडिडेट को बाहर करने के लिए यहाँ से एक अच्छे कैंडिडेट को चुन के हम सदन में भेज सकें, जो संविधान की रक्षा की बात करे, जो इस देश में शांति की बात करे, इस देश के अंदर पत्रकारों के जो आज अधिकारों पर जो हमला हो रहा है, आज जो आम नागरिक के अधिकारों पर हमला हो रहा है, अब ना मुख्यमंत्री सुरक्षित है और ना देश का विपक्ष का अध्यक्ष सुरक्षित है। तो ऐसी स्थिति को ख़त्म करने के लिए हम चाहते हैं कि अच्छे लोग सदन में जाए और अच्छे कानून के तहत में संवैधानिक रूप से देश चले। देखिए, आपको बताता हूँ, दो हालात बनते हैं। एक होता है आप रोड पे जब चलते हो ना, तो दो रोड होते हैं, बीच में डिवाइडर होता है। तो जो आदमी को आदत पड़ी होती है ना उल्टा चलने की, तो वो हमेशा जो है ना उल्टे रोड से चलता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा और देश की स्थिति को ध्यान में रख के लिखा,
आज अगर बीजेपी में दम है तो वो एक सुप्रीम कोर्ट में हमारे तरफ से जनार्दन मुन साहब हलफनामा डालने तैयार है, वहाँ से आरएसएस के मोहन भागवत और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक हलफनामा डाल के दिखा दे कि साहब हम चाहे सत्ता में रहे या ना रहे, हम संविधान के किसी भी कायदे का हनन नहीं करेंगे, इतना लिख के अगर दे दे तो मैं आपकी बात को सत्यता के रूप में लेकर उनका भी समर्थन करने की ताकत रखता हूँ। लेकिन वो करके तो दिखाए। मैं आपको बताता हूँ, पूरे इंडिया के अंदर 8 करोड़ ये डिजिटल चैनल चल रहे हैं। कितने करोड़ है? 8 करोड़। अगर संवैधानिक रूप से आपको अधिकार मिला था तभी आपने माइक हाथ में लिया ना। आप रुकिए, जीआर पास हो चुका है, सिर्फ फ्लैश होना बाकी है। इस देश में 2.5 लाख से ज़्यादा चैनल नहीं रहेंगे। ये आप जो माइक वाइक लेके घूम रहे हो ना, ये संविधान, ये जो है, ये मैं आपको आधिकारिक बात कर रहा हूँ। उनको पता है यही अब उनके एक जरिया है जो उनका विरोध कर सकता है। इसलिए उन्होंने कानून बनाया है कि कोई भी चैनल, अभी आप लोग के चैनल कई मरतबा बंद हो जाते होंगे अचानक में, वो कम्युनिटी गाइडलाइन के नाम पर, इसके नाम पे, जबकि संविधान बोलता है कि आप अपनी बात को रखने के लिए किसी भी लेवल पर कोई भी तरीके से बात कर सकते हो। अगर आप गलत होंगे तो आप पे आईपीसी की धाराओं के तहत कानून बने, कानून के तहत कार्रवाई होगी। ये जो संविधान के को चलाने की बात चल रही है, संविधान बदलेगा नहीं, आप जो बोल रहे हो, ये संविधान का हनन ही हो रहा है कि आज इस देश में सीए, एनपीआर, एनआरसी लाने की बात को कानूनी तौर पे मान्यता दे दी गई। संविधान ने बोला है जो आदमी इस देश में 5 साल तक रहा है उसको भारतीय नागरिक माना जाएगा। मैं बोल रहा हूँ क्या? आर्टिकल 5 बोल रहा है। लेकिन एनआरसी का जो आप ड्राफ्ट पढ़ोगे वो खुले तौर पे बोल रहा है कि जो आदमी उनके नियम के अनुसार इस देश के अंदर कागज नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा वो आदमी इस देश का नागरिक नहीं माना जाएगा। संविधान को धीरे धीरे बदला जा रहा है, जो हमको समझ में देर से आएगा, लेकिन जब समझ में आएगा तो शायद बहुत सारी चीज़ें हाथ में लेंगी। ऊपर का कवर संविधान के नाम का रहेगा, अंदर में कानून पूरे बदल दिए गए। और इसीलिए हम आज जो चीज़ जिस फिक्रमंदी के साथ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ले, वरना हमको ज़रूरत नहीं थी। हमारे 2.5 लाख लोग काम कर रहे हैं, जो अच्छा कैंडिडेट रहता हम उसके लिए करते, लेकिन हमको खुल के आने की नौबत क्यों आ रही है? क्योंकि हमको पता है कि आज अगर हम इनको अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे, आज मैं सबसे ज़्यादा खुश इस बात से हूँ कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप तमाम मेरे साथी जब सामने बैठे हुए हैं। इसके पहले जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली मुश्किल से ऐसे 5-7 लोग होते थे। आज हमको ये लगता है कि हमारी बात को सुनने वाले लोग, हमारी बात को लोगों तक पहुंचाने वाले हमारे साथी देश में मौजूद हैं। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।